हेलो शाहरुख गोलू नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कोसा काय केडो हाल है केमो नाचो मैं हूं सोनी वेलकम टू इजीली। सो बच्चा पार्टी आज है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। सो हम 3 जो एप्लीकेशंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 4 और 5 जो चौथी और 5वीं जो एप्लीकेशन है उनको आज कवर करेंगे इस वीडियो में। इतना क्लियर हो गया। सो भाई 3 एप्लीकेशन सीख चुके हैं, 2 और सीखने। तो डायमेंशन मैंने बताया था कि भाई सवाल आते हैं 5 तरह के, तो 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं, 3 तरह के जो 3 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं और 2 टाइप के और करने बाकी हैं। तो देखते हैं कि पिछले ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस और आए हुए हैं डायमेंशन एनालिसिस पे और कौन से 2 तरह के आ सकते हैं, तो उनको समझते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वापस लेक्चर और हमारा वही है यूनिट एंड मेजरमेंट, वही चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 4। सो भाई साहब हमारे पास में जो 4th जो मतलब एप्लीकेशन है वो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इफ डिराइव्ड क्वांटिटीज चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब अगर किसी सवाल के अंदर आपको कहा गया कि भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, आप उनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो। कौन सी क्वांटिटीज को बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज को। डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसा मान लेना है? एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेना है। कोई आपको वो देगा, एक क्या फिजिकल क्वांटिटी देगा और पूछेगा किसकी डायमेंशन बताओ भी इनके टर्म्स में। जैसे एक सवाल देखते हैं, पहले इस तरह का सवाल लिखा हुआ आपको मिलेगा। इन्होंने बोला टाइम t, ठीक है, वेलोसिटी c एंड एंगुलर मोमेंटम h। तो इन्होंने 3 चीजें दी। टाइम, चलो मानते हैं टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है भाई? डिराइव्ड होती है। बोला हाँ। और एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? सर डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। बोला हाँ। फिर क्या लिखा हुआ? r चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह मान लो। बोलो ओके साहब मान लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास, है ना, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास। क्या लिखा हुआ है? लेंथ एंड टाइम। इन टर्म्स ऑफ दीज, इनके टर्म्स में द डायमेंशन ऑफ मास वुड बी। इन्होंने क्या बोला अपन को? इन्होंने बोला कि एक काम कर लो भाई साहब। आप बोले क्या काम करना है सर? क्या काम करना है? काम आपको ये करना था कि आपको आपके पास में टाइम को, वेलोसिटी को, एंगुलर मोमेंटम को आपको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है इंस्टेड ऑफ मास और लेंथ। ठीक है ना। तो इनको मत मानो आप, ये बोल रहा है। तो भाई अब ये बताओ कि अगर हमने टाइम को, वेलोसिटी को और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो मुझे ये बताओ कि भाई मास की डायमेंशन क्या होगी फिर? अब तक हम क्या लिखते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन हम अभी तक हम क्या करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, मतलब एमएलटी के टर्म्स में लिखते हैं। अभी आ रहे हैं, पर अगर वो उल्टा पूछ रहा है तो भाई यहां पे हमको मास की डायमेंशन बतानी है किसके टर्म्स में? टाइम, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आया हुआ है जेईई मेन 2017 में। सो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आइए हम सीखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये प्रोसेस करा हुआ, सीखा हुआ है, इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें हमको चेंजेस करनी है। अभी इसको हम फटाफट से निपटाते हैं। देखो आओ बेटा, तो भाई ये ऑप्शन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हमको ढूंढना है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले ये देखो कि किसकी डायमेंशन बनानी है। सर जिसकी बनानी है उसको हम लिखेंगे मास इधर। तो जिसकी डायमेंशन बनानी है उसको इधर लिख लिया। बोला ठीक है साहब, जिसकी डायमेंशन बनानी है उसको इधर लिख लो। ठीक है। अब किसके टर्म्स में बनानी है? एक तो टी के टर्म्स में बनानी है, ठीक है, और एक सी के टर्म्स में बनानी है, और एक एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में बनानी है। अब इन पे पावर क्या होगी? पावर वही -1 होगी, -2 होगी, 1 होगी, -1 होगी, +2 होगी, -1 होगी। क्या होगी पावर? वो पावर नहीं पता ना, तो पावर मान लो कि भाई हमने मान ली यहाँ पे x, y, z, ये पावर मान ली। अब दोनों तरफ क्या लिख देंगे? डायमेंशन लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर करेंगे जैसे पहले किया था। बिल्कुल सेम मेथड, वही तरीका, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो क्या करना है। सो जो मास है उसको इधर लिख लिया, क्योंकि मास की डायमेंशन चाहिए किसके टर्म्स में चाहिए? टी, सी और एच के टर्म्स में चाहिए। अब की बार क्या कर लिया साहब? अब की बार डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और उनके टर्म्स में मास की डायमेंशन पूछ रहा है। हो सकता है एनर्जी की पूछ ले, हो सकता है किसी की पूछ ले। अभी तक एमएलटी के टर्म्स में पूछते आ रहा है, पर हो सकता है एमएलटी के टर्म्स में ना पूछ के किसी और के टर्म में पूछ ले, है ना। तो हाइपोथेटिकल इस तरह क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसको कैसे करेंगे? सो भाई कहानी वही है, पावर मान ली सर x, y और z। ठीक है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दो। तो पहला स्टेप कंप्लीट, बोलो ओके साहब। दूसरा स्टेप क्या है? दोनों तरफ की डायमेंशन लिखो। भाई मास की पता है m1, ठीक है, l0 बोलो ओके, t0 बोलो ओके साहब। टी भाई टी क्या है? टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। और ये क्या है? x है।
सी क्या है? सी क्या है? स्पीड है। अब स्पीड है या वेलोसिटी है? डायमेंशन क्या पढ़ाई थी बच्चों? पढ़ाई थी L1 t-1, याद आ रहा? L1 t-1, तो भाई रख दो L1 t-1, बोलो ओके सर। अब आ गई सर एंगुलर मोमेंटम। सर हमें एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी? अच्छा चलो ये आपको बता देते हैं, ये आपके लिए बताना जरूरी है भाई, आपको ये पता नहीं है तो देखो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करो कि भाई ये क्या चीज है, सो मैं आपको मैं इसको कनेक्ट करूंगा। किससे कनेक्ट करूंगा? आपने जो 9th या 10th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे कनेक्ट करता हूं। पर एंगुलर मोमेंटम का अगर याद हो, L बराबर mvr बराबर nh/2π, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? नील्स बोर का पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट याद आ रहा है? कुछ उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिस ऑर्बिट में मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π होगा या 2h/2π होगा या 3h/2π होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है थोड़ा? खैर कोई बात नहीं, अगर याद भी नहीं आ रहा तो, पर ये याद रखें कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = mvr। ठीक है, अब यहां से आप बना सकते हो भाई m की डायमेंशन क्या हो गई? m हो गई। v की क्या हो गई? L1 t-1 हो गई। और r मतलब r क्या है? r क्या है आपका? r वैसे रेडियस है पर है तो डिस्टेंस ही, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। तो भाई इसकी डायमेंशन हो गई m1 आपका L2 t-1। मैंने आपको बोला था ना कम से कम 15 से 20 डायमेंशन आपको याद होने चाहिए। और डायमेंशन याद कैसे होंगी? जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से डायमेंशन बना सकते हो। तो क्या होगी? m1 L2 t-1, m1 L2 t-1, ठीक है ना? तो देखो अभी रख दो, तो m1 L2 t-1 ये डायमेंशन हो गई साहब। और यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया? पावर z लगा दिया, ये ना m1 L2 t-1। चलो ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब पावर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब पावर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखो जरा बेटा, आ जाओ। तो m1 L0 t0, ओके सर। आगे बढ़ो सर, आगे बताओ सर। यहाँ पे m पे पावर कितनी है? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे m है। यहाँ पावर कितनी है? 1 है। बाद में यहाँ पर पावर कितनी है? z, तो 1 × z कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। z L पे देखो बेटा, यहाँ पावर कितनी लगी हुई? y लगी हुई है ना, तो L पे यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे y है, तो y हो गया। आगे L है? बोला हाँ सर है। यहाँ पे 2 है? बोला हाँ सर है। यहाँ पे Z है? बोला हाँ सर है। 2 × Z, तो भाई 2 × Z, तो ये और आ जाएगी m प्लस हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि L पे पावर लिखोगे पहले y, फिर लिखोगे L पे पावर 2Z, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दिया अभी, ठीक है? क्योंकि हम सीख चुके थोड़ा। ओके सर, t पे देखो, अब सर t पे यहाँ पे सर x हो गई, 1 × x होता है। t पे यहाँ पर सर -y हो गई और सर यहाँ पे -z हो गया। बोला हाँ सर। अब पावर कंपेयर कर दो साहब। तो पावर कंपेयर करोगे तो बेटे यहाँ पर m पे z है, यहाँ पे m पर 1 है, तो z बराबर 1। तो पहला काम तो यही हो गया कि भाई हमारे पास जो z की वैल्यू है वो 1 आ चुकी है। z की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। बोलो ओके। देखो अगर हम पहले ऑप्शन देखते हैं, देखो z पे पावर 1, मतलब हमने z किस पे माना है? h पे माना है, तो यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए। तो इस पे 1 है, इस पे -1, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों पे क्या हो रहा है? दोनों पे पावर क्या आ रही है? माइनस माइनस आ रही है। हमने z किस पे मानी है? पावर h पे मानी है। हमने z किस पे मानी है? पावर h पे मानी है। h पे। और z हमारा कितना आया? z हमारा कितना आया? सर z हमारा आया 1, तो z आया हमारा अगर 1, तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे भी -2 होता तो बिना सॉल्व करे आप ए पे क्लिक कर सकते थे, पर एग्जामिनर जो है थोड़ा सा चालाक है, जेईई मेन का क्वेश्चन है ना, तो वो आपको सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो मेरा भी उद्देश्य है कि आपको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं, पर हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, तो अगर आपका आंसर जल्दी मिलता है तो बिना सॉल्व करे उस पर टिक करना रहने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आपके सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। ओके खैर, ये छोटी छोटी बातें तो अपन करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ यहाँ पे अगर देखें तो L पावर कितनी है? y + 2z है, और यहाँ पे कितनी है? 0 है। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखेंगे सर तो z की वैल्यू तो आपने 1 बता दी, बोलो हाँ बता दी, तो बराबर 0 सर। सो y बराबर सर -2 आ गया। इसका मतलब सर y बराबर -2 आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, अपन x भी निकाल लेते हैं एक बार। तो अगर देखें तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतना, आप चाहें तो डायरेक्ट आप आंसर चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको समझाना, सॉल्व करवा के पूरा दिखाना, तो वो अपन सीख रहे हैं, इसलिए अपन कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे कितना है? ये 0, क्योंकि टी पे पावर कितनी है? इतनी। टी पावर यहाँ पे कितनी है? 0, तो मैंने इसको बराबर 0 रखा। एक्स की वैल्यू चाहिए भाई, वाई की वैल्यू कितनी? -2, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है सर? 1 है, बराबर 0। तो एक्स बराबर कितने को? एक्स यहाँ पे कितना होगा? -2 हो गया प्लस का, और ये -1 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ रही? x की वैल्यू 2 -1 +1, इधर जाएगा माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो भाई x की वैल्यू आ रही है -1। तो देखो
आ जाओ। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही, और y की वैल्यू कितनी आ रही, देखो y की वैल्यू कितनी आ रही सर, y की वैल्यू -2 आ रही, y की वैल्यू सर -2 आ रही, और h पे पावर कितना है z, और z की वैल्यू कितनी आ रही साहब, सर z की वैल्यू आ रही है अपनी 1 आ रही, z की वैल्यू कितनी आ रही सर 1 आ रही, z की वैल्यू सर 1, उसका मतलब ये ऑप्शन होगा t की पावर -1 c की पावर -2 और h, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपने निकाला भी नहीं होता तो भी आपको पता लग जाता भाई हमारे पास x बराबर कितना आया था, -1 आया था, तो यहाँ पे देखो -1 था नहीं, यहाँ पे तुरंत ही मिल गया था, और हम पहले ही निकाल चुके थे भाई, तो यहाँ से भी देख के आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, पर अपना काम अभी सीखना है। तो आई होप समझ में आया होगा, दोबारा समझा देता हूँ एक बार और। भाई जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको इधर, जिसके टर्म्स में निकालनी है उनको इधर पावर मान लो, मान ली। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, उसके बाद में स्टेप होता है दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दो, पावर कलेक्ट कर लो, और फिर पावर को कंपेयर कर दो, इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन बनते इनको सॉल्व करो, वापस x y z की वैल्यू रखो, आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप क्या करेंगे, वीडियो करेंगे भाई साहब पोज, मास्टर की बात मानेंगे। AIPMT 2014 में जो सवाल आया है वो आपको करना है, वीडियो पोज करना है, भाई की बात माननी है आपको। आई होप आपने वीडियो पोज करा है, ठीक है, और अब आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल चुके होंगे। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो भाई बताएगा, टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ, क्या लिखा हुआ सवाल, इफ f जो कि फोर्स है, t जो कि टाइम होगा शायद, है ना, और v वेलोसिटी, क्या बोल रहा है ये, फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी है, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास बताओ। तो वापस वही सवाल, इसने डिराइव्ड क्वांटिटीज को, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स आ गई, वेलोसिटी आ गई, इनको इन्होंने क्या मान लिया, इनको इन्होंने क्या मान लिया है, इनको मान लिया फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके टर्म्स में हमको मास की डायमेंशन चाहिए, मास की डायमेंशन चाहिए, m की डायमेंशन। सो मास की डायमेंशन f t v के टर्म्स में चाहिए। तो वही कहानी, तो किसकी बात कर रहे हैं, मास की, तो भाई मास आ जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ सर, हाँ सर, किसके टर्म्स में, एफ टी और वी। क्या पावर पता है सर, पावर नहीं पता, पावर नहीं पता, पावर मान लो, पावर मान लो, दिक्कत कहाँ है, बोलो ओके सर। अब दोनों तरफ क्या लिख देंगे सर, डायमेंशन लिख देंगे, मास के डायमेंशन m1 L0 T0, बोलो ओके सर। सर फोर्स की क्या होती है, अरे फोर्स की डायमेंशन होती है बेटे m1 L1 T-2। पावर कितनी है सर, पावर तो x है, पावर अगर x है तो बेटा x रख दे, ठीक है ना। अब t क्या है भाई सर, t तो टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, t हो गई। सर पावर कितनी है सर, पावर है y, और v क्या है सर, v तो वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, मतलब L1 T-1। पावर कितनी सर, पावर z, ओके। तो भाई मेरे गोलू और मेरे शालू, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, m पे पावर 1 L0 T0, बोलो ओके 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 ओके। m पे देखो 1 इंटू एक्स, आगे m नहीं, बोलो ओके। l पे देखें यहाँ पे x, ओके ओके, और यहाँ पे z है, हो गया हो गया। t पे अच्छे से गलती नहीं करनी, -2x प्लस y प्लस y, t पे प्लस y और माइनस z, समझ में कहानी, ये हो गया। कंपेयर करो, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब f पे पावर 1 होनी चाहिए, f पे पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसमें है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बोलो ओके 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 ओके। और यहां से देखें x प्लस जेड किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। सो यहां से अगर देखें तो x प्लस जेड बराबर 0, x प्लस जेड बराबर 0, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। तो यहां से ध्यान से देखें तो z बराबर -1, मतलब v पे पावर -1 होनी चाहिए। सो f पे पावर होनी चाहिए 1, f पे पावर होनी चाहिए 1, क्योंकि x बराबर आ गया 1, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और z बराबर होना चाहिए -1, मतलब आपकी v पे पावर होनी चाहिए -1, v पे पावर होनी चाहिए -1, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। नहीं, निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पे f पे 1 दे दिया और इस पे -1 दे दिया, इसका मतलब अब हमको t के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरह का कि वो चाह रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि आप तीनों के तीन क्वेश्चन लगा के सॉल्व करो, AIPMT क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी वही ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हो, ताकि आपकी तैयारी भी वैसी रहे, समझ रहे हो। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो वैसा ही स्टैंडर्ड हमको शुरुआत से मेंटेन करके रखना और एग्जाम को फोड़ देना, टेंशन की जरूरत नहीं है भाई। सो भाई -2x प्लस वाई माइनस जेड, ब्रदर्स बताओ कितना हो जाएगा, -2x प्लस वाई माइनस जेड कितना, किसके बराबर, 0 के बराबर साहब, बोलो 0 के बराबर साहब। x बराबर 1 सर, x बराबर 1, तो ये हो गया, तो x बराबर 1 हो गया। y चाहिए और z बराबर -1 है, -1 रखेंगे, पर माइनस पहले से तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भाई +1 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी, तो -2 + 1 -1 इधर जाएगा,
y बराबर 1, y बराबर 1। तो इसका मतलब देखें तो f पे पावर x लिखी थी x बराबर 1, t पे पावर y लिखी थी y बराबर 1, और v पे पावर z लिखी थी z बराबर -1। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा f t v की पावर -1, मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये जो मेथड है, सॉरी मेथड क्या, ये जो आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 क्वेश्चन इस पे हम कर चुके हैं। अगर आप बोलते हैं तो हम ये क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, जो कि नीट 2021 का ताजा सवाल है, ठीक है ना, ज्यादा पुराना है नहीं, ठीक है। तो नीट 2021 का सवाल करते हैं, इसी सेम पैटर्न पे आया हुआ है। मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा पार्टी, जो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो एबिलिटी है आपको अभी से ही डालनी है, वीडियो पोस्ट करना है, भाई की बात माननी है, करना है तो करना है सॉल्व, ठीक है, तभी मजा आएगा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पोस्ट करी है और अब आप देख रहे हैं। तो देखो भाई, अब चेक करते हैं आपके आंसर मैच करता नहीं करता। क्या लिख रहा है, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है तो नहीं पर इनको फंडामेंटल मान लिया। बोल ओके साहब, बस टाइम फंडामेंटल है, पर ये दोनों तो फंडामेंटल नहीं है ना। बोल हाँ सर नहीं है, ठीक है ना। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की डायमेंशन आपसे पूछ ली। बोल अच्छा एनर्जी की पूछी, अच्छा जी एनर्जी की डायमेंशन पूछी, किसके टर्म्स में पूछी साहब? सर एफ के टर्म्स में पूछी, सर एक्सेलरेशन के टर्म्स में पूछी और टी के टर्म्स में, मतलब टाइम के टर्म्स में पूछी। अब एफ ए टी के टर्म्स में देखना क्या होगा। सो भाई तरीका क्या होता सर, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी पावर मान लो सर। बोला हाँ, और फिर सर यहाँ पे डायमेंशन लिख दो। बोलो ओके। अच्छा ये बताओ बेटा एनर्जी डायमेंशन क्या होती है? अगर किसी को याद नहीं है एनर्जी डायमेंशन, गलत बात है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, याद होनी चाहिए। कितनी होती है? m1 l2 t-2, ठीक है, ओके। अच्छा फोर्स की बात करें, फोर्स की डायमेंशन क्या होती? m1 l1 t-2 होती। पावर कितनी भाई ऊपर? सर पावर जो है वो x है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती बेटे? एक्सेलरेशन की होती सर l1 t-2 होती। बेटा पावर कितनी है? पावर y है, और फिर क्या बचा? टाइम बचा, t बचा, तो t पे पावर z, t पे पावर कितना बेटे? z। बोलो ओके सर, ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करना है सर? अब पावर कलेक्ट कर लो दोनों तरफ की, तो m1 l2 t-2। बोलो ओके साहब, आगे बढ़ो। यहाँ पे m पावर कितना देख चेक करो, 1 × x, x m नहीं आगे, l बात करें x, l बात करें आगे y नहीं है, फिर आगे -2x ओके, -2y ओके, प्लस z। बोलो ओके साहब, ये है। कंपेयर कर दो साहब, कंपेयर कर दो। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं, देखो किसके टर्म्स में? f a और t के टर्म्स। तो f पे पावर कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। f पे पावर 1, सब पे 1 1 है, तो ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। x प्लस y किसके बराबर? 2 के बराबर, 2 के बराबर। x की वैल्यू कितनी? 1, तो भाई कितना आ गया? y की वैल्यू आ गई 1, 2 - 1 1। सो भाई यहाँ पे भी 1 आएगा। बोल ठीक है साहब, ये भी 1, ये भी 1, ओके, सब में है सर, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। आगे और सॉल्व करवा रहा है एग्जामिनर, जो है चाहता है कि आप सॉल्व करें। कोई बात नहीं, कर देंगे, क्या दिक्कत है। -2x -2y प्लस z किसके बराबर? -2 के बराबर, -2। भाई x की वैल्यू हमारे पास है ना, है कितनी है? 1 है, तो -2 y की वैल्यू हमारे पास है, हाँ सर है, कितनी है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 रख दिया। z चाहिए, ठीक है, बोलो ओके। -2 से ये -2 कट गया, ठीक है, और z बराबर कितना आ गया? अब आपका 2 आ गया। z बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, तो z बराबर 2 रख दिया, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर होगा। सो कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप 3 सवाल करा चुका हूँ, तीनों आपके नीट एग्जामिनेशन लेवल के, और एक मैंने आपको जेईई मेन का भी करवाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमने सीखा है वो लेवल का सीखा है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 4th एप्लीकेशन थी डायमेंशन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सीख चुके हैं, फिर भी नहीं सीख पाए हो, या फिर डाउट है किसी इसी तरह किसी क्वेश्चन में, तो मेरे को पोस्ट करना मत भूलना, मेरे उससे पूछना मत भूलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे 5th एप्लीकेशन, 5वीं एप्लीकेशन। क्या है? फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। क्या है? फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन। हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है, और उस इक्वेशन में कुछ क्वांटिटीज हैं जो नॉन हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि भाई ये एनर्जी है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये आपको पता है। बोले ठीक है साहब, पता है ये बात, पर उस इक्वेशन में कुछ ऐसी क्वांटिटी दे दी उसने, अल्फा बीटा गामा, जिसके बारे में आपको नहीं पता, और उनके डायमेंशन आपको निकालनी है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों, उनको इसी तरह क्वेश्चन में दिक्कत रहती है।
तो सबका ध्यान अब अच्छे से यहां पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बात नंबर 1। दूसरी बात नंबर 1, कई बच्चों को समझ में जल्दी से नहीं आता ये पॉइंट, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है। बात नंबर 1, अगर मेरे बेटे, एक बात बता दूं पहले, मेरे को एक बात बताओ, आपके पास में एक रस्सी है, रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, उसमें से 4 मीटर काट दिया, क्या 6 किलो आम बचेंगे क्या? बस एक ही बात बहुत सारी बार कर रहे हो, बोला बताओ। बोले सर अगर रस्सी है 10 मीटर की रस्सी है, 4 मीटर काट से 6 मीटर रस्सी मिलेगी, हमको समझ में आ गई ये बात। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं और यहीं पर आप गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, है ना। तो मतलब लेंथ में से लेंथ निकालोगे, क्या मिलेगा गोलू? सर लेंथ मिलेगा। और लेंथ में क्या ऐड कर सकता है गोलू? सर लेंथ कर सकता हूं। और लेंथ में अगर ऐड करेगा गोलू लेंथ, तो आएगा क्या? लेंथ। फोर्स में क्या ऐड कर सकते हो? फोर्स। फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो आएगा भी क्या? फोर्स। मतलब अगर A प्लस F बराबर मैंने C लिखा और गोलू भाई मैंने तेरे को बोला कि F जो है वो फोर्स है, तो बता भाई A की डायमेंशन क्या होगी और C की डायमेंशन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया। क्या सिखाया? सर ये सिखाया कि फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो, फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोर्स में जब फोर्स ऐड करते हो तो फोर्स आता है, और फोर्स में से जब फोर्स घटाते हो तो फोर्स आता है। तो सर अगर आप बोल रहे हो कि सर F फोर्स है, तो सिंपल सी बात हो गई ना सर, फोर्स में केवल फोर्स ऐड कर सकते हैं, तो सर A भी 100% फोर्स होगा, और सर फोर्स में जब फोर्स ऐड होगा तो आएगा भी फोर्स, इसलिए C भी सर फोर्स होगा, है ना। तो यही कहानी समझाना चाह रहा हूं। तो I की डायमेंशन पूछी सर, A की डायमेंशन तो वही तो जो फोर्स की, और C की भी वही जो फोर्स की है। बस समझ में आ गई। मैंने बोल दिया बता कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन C बता, तो भाई ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन फोर्स डायमेंशन से डिवाइड करोगे तो मतलब डायमेंशन लेस, तो A अपॉन C की डायमेंशन कुछ नहीं, डायमेंशन लेस है, क्योंकि लिखोगे इसकी डायमेंशन M1 L1 T-2, ये भी A भी फोर्स है। C की लिखोगे M1 L1 T-2, सब कुछ कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। इस तरह के सवाल वो आपसे पूछता है। मैंने पूछा बताओ डायमेंशन ऑफ A इंटू सी की डायमेंशन बताओ, A इंटू सी की डायमेंशन बताओ, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे M1 L1 T-2, फिर C की लिखोगे M1 L1 T-2, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स है, तो क्या बिना M2 L2 T-4 आएगी सर। तो मैं यही पूछ रहा हूँ। वो पूछ सकता है बताओ डायमेंशन ऑफ A स्क्वायर इंटू C, तो क्या दिक्कत है? जो A की जितनी A की जो भी डायमेंशन है ना, उस पर स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा M2 L2 T-4, और C की डायमेंशन बोले तो सेम M1 L1 T-2, तो क्या हो जाएगा सर M3 L3 T-6, सर ये हो जाएगा। तो सर ये हम सीख चुके हैं, बस ऐसे सवाल अब आने वाले हैं। समझ में आ गया पैटर्न समझ में आया? आपके पास इक्वेशन मिलेगी, कोई फॉर्मूला मिलेगा, उसमें आपको कुछ क्वांटिटीज के बारे में पता होगा, कुछ के बारे में नहीं पता होगा, जैसे A और C के बारे में नहीं पता क्या है, उनके डायमेंशन पूछ लेगा, है ना। A अपॉन C की पूछ लेगा, A इंटू C की पूछ लेगा, A स्क्वायर C की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हो। चलो एक आधे सवाल देखते हैं जो कि एग्जाम लेवल के हैं, अच्छे जो सवाल हैं। ठीक है, तैयार है आप लोग? आ जाइए। क्या लिखा पड़ा है भाई? लिखा हुआ है कि भाई V बराबर है AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ये लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है कि V आपकी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, है ना। और ABC जो है वो कांस्टेंट है, ABC कांस्टेंट है, मतलब A के बारे में नहीं पता, B के बारे में नहीं पता, C के बारे में नहीं पता। V वेलोसिटी बोल रहा है और T क्या है? टाइम आपका है। V क्या है? वेलोसिटी, और T क्या है? टाइम। देखो लिखा हुआ ना, T क्या है? टाइम है, और V वेलोसिटी है। तो कुछ ये इक्वेशन दे रखी है, दो क्वांटिटी नॉन है, दो क्वांटिटी नॉन है दादा, एक तो V और एक T, ये क्वांटिटी नॉन है, और ABC के बारे में नहीं पता। पूछा क्या समझो, द डायमेंशन ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आता तो मैं बिना सोचे समझे ऑप्शन ए पे क्लिक कर देता और ऑप्शन ए इज द आंसर। सर आपको कैसे पता लगा इस ऑप्शन बिना सॉल्व करे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा? बताऊंगा, पर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तुरंत बता दिया मैंने कि इसका आंसर ए होगा। पूछो कैसे बताया, पूछो कैसे बताया। और इसने क्या बोला? बताओ डायमेंशन ए बी सी आर रेस्पेक्ट, ए बी सी की डायमेंशन बताओ, रेस्पेक्टिव लिखा। इसका मतलब सी की डायमेंशन सबसे लास्ट में है, सी की डायमेंशन सबसे लास्ट में लिखी हुई, सी की डायमेंशन सबसे लास्ट में लिखी हुई है, ए की सबसे पहले लिखी हुई है और बी की बीच में लिखी हुई है। यही मतलब हुआ। मेरा दिमाग दौड़ा क्योंकि मेरे को पता है
टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं और टाइम में टाइम ऐड करेंगे आएगा भी क्या? टाइम। टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं और टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो आएगा भी क्या? टाइम। अगर ध्यान से यहां नीचे ये वाला पोर्शन अगर भाई तू देखेगा, ये वाला नीचे वाला, तो यहां पे लिखा हुआ है t प्लस सी। क्या लिखा हुआ है? t प्लस सी, है ना? जहां पे t क्या है? टाइम। t क्या है? टाइम। और टाइम में ऐड क्या कर सकते हो? टाइम केवल। इसका मतलब टाइम में अगर कुछ ऐड हुआ है सी, तो 100% ये भी क्या होगा? टाइम होगा। और अगर सी टाइम है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? टी। और सवाल में इन्होंने पूछा डायमेंशन बताओ ए बी सी की रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब सी की सबसे लास्ट में होगी। और एक ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें टी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब बिना सोच समझे ऑप्शन ए। ऐसे भी कई बार आप क्लिक करके जा सकते हो बिना कुछ सॉल्व करे, ऐसे आपका टाइम बचता है। समझ रहे हो? ऐसे आपका टाइम बचता है। पर अभी तो अपन लर्निंग मोड में है, सीखने वाली स्टेज पर ही है, तो मैं आपको बी ए की भी डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा, बी की भी दिखाऊंगा, वो टेंशन आप मत लो। क्वेश्चन तो हो गया। अब क्योंकि टीचर हूं तो टीचर का काम क्या है? आपको समझाना हर चीज, इसलिए वो काम कर रहा हूं। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है पहले ही। ओके, अब भाई सर चलो कोई बात नहीं, हम तो सीख गए, पर ऐसा मान लो हर ऑप्शन में, हर सवाल में नहीं होगा, हर सवाल में होगा नहीं। जैसे इन पिछले वाले सवालों में फंसा रखा था हमको, पिछले वाले सवालों में फंसा रखा ना, सबको सॉल्व करना पड़ रहा है। और सर इसमें फंसा दिया तो फंसा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुक्का लग जाए, सवाल इस तरह का बन गया तो आपकी किस्मत है ना? तो भाई अब सॉल्व करना तो हम सीखेंगे। ठीक है, तैयार हो आप लोग? बोला हाँ सर। चलो अब हम डायमेंशन निकालते हैं। किसके निकालते हैं? हम निकालेंगे पहले ए की निकालो, बी की, किसी की भी निकालो, आपकी जो इच्छा पड़े उसकी निकाल लो। ठीक है सर। अब ध्यान समझना, अब बड़ी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बड़ी क्वेश्चन बोले तो ये पूरी v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। भाई ये बता v क्या है? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आया? जब आपने AT में B अपॉन टी प्लस से जोड़ा। इसका मतलब ये AT, ये भी क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। मतलब इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? वेलोसिटी की होगी। और इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? इस पूरे की B अपॉन टी प्लस सी की, इसकी डायमेंशन भी किसकी डायमेंशन होगी? वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि आप वेलोसिटी में केवल वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, और वेलोसिटी में जब वेलोसिटी ऐड करोगे तभी तो वेलोसिटी आएगा ना। और ये सवाल में बोल रहा है कि ये वेलोसिटी, इसका मतलब डेफिनेटली AT भी वेलोसिटी है और B अपॉन टी प्लस सी भी वेलोसिटी है। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना? नहीं आया ना? मेरे को पता ही नहीं आया तुमको। भाई ये क्या है? वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है ना। ये क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब निकलेगी? जब वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तभी वेलोसिटी आएगी। और अगर ये वेलोसिटी है मतलब AT भी वेलोसिटी है और B अपॉन टी प्लस सी भी वेलोसिटी है। इसका मतलब AT की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन किसके बराबर होगी? उसी के बराबर होगी जो कि डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। बात समझ में आई? समझ में आई है ना? हाँ। तो अब आपको किसकी डायमेंशन चाहिए? ए की डायमेंशन चाहिए। तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t। ठीक है ना? तो v की डायमेंशन क्या होती है? L1 t-1। और यहाँ पे क्या? t टाइम t की डायमेंशन t1। तो कितना हो गया? ये हो गया L1 t-2। L1 t-2। ठीक है। सो ये आपकी डायमेंशन आ गई किसके साथ? ए की डायमेंशन आ चुकी है। ए की डायमेंशन चेक करो, LT-2 है ना? है ना? अब इसी तरीके से आपको बी की भी चाहिए। तो बी अपॉन टी प्लस सी। भी क्या है? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेगा तभी वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब बी अपॉन टी प्लस सी भी सर क्या है? आपकी वेलोसिटी ही होगी। इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। बोला हाँ सही कह रहे हो सर। सो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बी डायमेंशन हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वी। देखो ये सॉल्व मैं करके दिखा रहा हूं आपको दिमाग में करना होता है, ये चीजें दिमाग में करनी होती है चीजें। डायमेंशन ऑफ टी प्लस सी। सो भाई इसके डायमेंशन तो वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती? सर L1 t-1। और सर इस पूरे पोर्शन की क्या होगी? भाई ये टाइम है, टाइम में सी जुड़ा हुआ तो ये भी टाइम होगा, तो ये पूरा भी क्या होगा? ये पूरा भी क्या होगा? इसकी डायमेंशन किसकी डायमेंशन के बराबर होगी? टाइम की डायमेंशन के बराबर होगी। टाइम में टाइम ऐड हो सकता है और टाइम में जब टाइम ऐड होगा तो आएगा भी टाइम। तो ये हो गया टी। बोल हाँ। तो भाई कितना बचा? L1 और ये फिर माइनस और ये प्लस, माइनस और ये कितना हो गया आपका? +1। तो इसका मतलब ये आ गया L1। इसका मतलब डायमेंशन क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ में पावर क्या होती है? 0 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना? तो L1। तो B की डायमेंशन L1, B की डायमेंशन L1। देखो आए समझ में? एक और सवाल करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, टेंशन मत लो, आ जाओ। आपके पास में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला कि आपके पास में क्या है? P = P0 EXP। इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है। EXP पावर -α_t², ऐसा लिखा हुआ है। और इन्होंने पूछा है वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, t इज द टाइम, द कांस्टेंट अल्फा।
द कांस्टेंट अल्फा डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर -2। बिना सोचे समझे मैंने आंसर दे दिया। अब मैंने कैसे दिया, अब वो सिखाता हूं मैं आपको। आ जाओ, कुछ बातें हैं जो आपको अपने नोट्स में नोट करनी है। बात नंबर 1, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे पहले तो कुछ बात करते हैं कांस्टेंट की। कोई कांस्टेंट है, मतलब जैसे मैंने पूछा 2 की डायमेंशन बता, भाई डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0 डायमेंशन लेस। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सब क्या होंगे भाई, डायमेंशन लेस होंगे। बात नंबर 1। और ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान लो यहां पे जो भी लिखा होगा वो चीज क्या होगी, एंगल होगी। और हम जानते हैं कि जो एंगल होता है थीटा, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, उसकी डायमेंशन नहीं होती है m0 l0 t0, क्योंकि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क भी डिस्टेंस होती है और रेडियस भी डिस्टेंस होती है, एक तरह डिस्टेंस ही होती है, तो उनकी डायमेंशन दोनों की एल होगी, तो l/l कट गया सब कुछ, मतलब m0 l0 t0, तो ये भी डायमेंशन लेस। सो यहां पे साइन के यहां पे जो भी कुछ लिखा होगा वो एंगल होगा, इसलिए वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। और पूरा ये साइन थीटा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्यों? अगर आप बात करें साइन थीटा की, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो पंडित अपॉन ये मतलब P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा होता। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता, आपका tan थीटा होता। परपेंडिकुलर भी एक तरह की डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस भी एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, L/L डायमेंशन लेस। सो मैं बोल रहा हूं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपके, साइन से लेके कोसेक थीटा तक की जो भी है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, तो अच्छे से याद कर लो कि इसके अंदर लिखी हुई चीज क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, पूरी भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है। बात नंबर 3, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे आप थोड़ी सी, अब आपको पता लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, इसके अंदर जो भी चीज लिखी होती है, ये भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और ये पूरा फंक्शन भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है। इस तरीके से लॉगरिथम जो फंक्शन होते हैं, यहां पे जो भी लिखा होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, सवाल तुरंत होगा आपसे। आओ, यहां पे लिखा हुआ है EXP, है ना, माइनस अल्फा t²। तो ये जो EXP है ना, EXP जो मैंने यहां लिखा है, इसको आप ऐसे भी, मान लो ऐसे भी लिखा हो, कहीं पे ऐसे लिखा हो, तो ये चीज, या आप इसको ऐसे लिख दो EXP, मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऐसे, या तो इसको ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे जो इस पे जो भी चीज लिखी होगी, ये सब डायमेंशन लेस होगी, ये डायमेंशन लेस होगी, और ये पूरा डायमेंशन लेस होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, गणित का। ये मैंने आपको यहीं पर बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी बता दी। तो भाई साहब, अगर ऐसा है तो भाई ये जो चीज होगी EXP में लिखी हुई, ये क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, मतलब अल्फा t²। माइनस का निशान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर माइनस की कोई डायमेंशन थोड़ी ना होती है। क्वांटिटी में बात करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड में बात करते हैं। तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। बोला हाँ सर, इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ऐसी होगी, मतलब डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब इसको बराबर, किसके बराबर लिख सकते हो आप, इसको 1 के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज में पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आपको डायमेंशन चाहिए अल्फा की, तो अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, 1 डायमेंशन ऑफ t²। और t की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। तो भाई ये कितना हो गया, 1 t²। इसका मतलब इसकी डायमेंशन आ गई आपकी t की पावर -2। बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बिना सोचे समझे तुरंत मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल पे यहाँ पे जो भी चीज लिखी होगी उसकी वो डायमेंशन लेस होगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई अल्फा t² को डायमेंशन, इसका मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो अल्फा की डायमेंशन वही होगी जो 1 t² की होगी, और t की डायमेंशन t होती है, इसलिए आंसर हो गया t की पावर -2। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ी सी आपकी और प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे लिखा हुआ है इफ a बराबर f/v², साइन अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में b × t, वेयर v इज वेलोसिटी। भाई v के बारे में पता है, नॉन क्वांटिटी हो गई। f के बारे में पता है, f फोर्स हो गया। इक्वेशन है ना हमारे पास, कुछ क्वांटिटीज नॉन होंगी, कुछ अननोन होंगी, अननोन की डायमेंशन पूछेगा, है ना। t क्या हो गया सर, t हो गया टाइम, तो आपको पता है t टाइम है, f फोर्स है, v वेलोसिटी है, ठीक है ना। और हमको a और b की डायमेंशन बता कर रही है, a और b की, ठीक है ना। तो ये पूरा सॉल्व करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। देखो भाई, हम देखें अगर साइन बीटा b × t लिखा हुआ है,
क्या पढ़ा था 2 मिनट पहले कि इसके अंदर जो भी मान लिखा हुआ ये सब डायमेंशनलेस होगा। सो भाई बीटी की डायमेंशन क्या होगी, कुछ नहीं होगी, डायमेंशनलेस होगा। तो बी की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ 1/t, और टी की डायमेंशन क्या होती है, टी, ठीक है ना, इसका मतलब t-1। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, आपकी बी की। क्लियर। अब बात करते हैं ए की। तो ए बराबर क्या लिखा हुआ भाई साहब, ए बराबर लिखा है f/v² sin b × t, ठीक है ना। तो भाई ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी, इस पूरे के बराबर, इस पूरे की डायमेंशन के बराबर होगी, बोला हाँ। पर ये जो sin × bt है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होगा, इसके अंदर जो भी लिखा है वो सब डायमेंशनलेस है, और ये पूरा भी तो डायमेंशनलेस है ना, sin थीटा पूरा भी तो डायमेंशनलेस है ना, बोला हाँ। वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूस भी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस L0। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन होगी किसके बराबर, f/v² के बराबर, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो ये तो 1 ही हो गया ना, इसे तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे भाई, f की डायमेंशन क्या होती है सर, m1 L1 t-2, और वेलोसिटी डायमेंशन होती है L1 t-1 वेलोसिटी की, पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा वहां पे भी L2 t-2। अब सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, m1 ओके, और L में बात करें यहाँ पावर 1, ध्यान सुनना गोलू, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, पावर नीचे 2, ऊपर जाएगी -2, ऊपर जाएगी -2, तो L पावर 1 ऊपर जाएगी -2, कितना बचा, 1 में 1 -2 कितना होता, -1, ठीक है। अब t की पावर -2 कट गया है ना, t पे पावर बची नहीं, तो ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी आपकी a की m1 L-1। आई होप ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने 2 एप्लीकेशन और कंप्लीट कर ली, डायमेंशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इतने तरह क्वेश्चन इस पे आते हैं। ओके, सो भाई डायमेंशन की अगर हम बात करें ना, अगर लिमिटेशंस की बात कर लें, डायमेंशन की लिमिटेशंस की, है ना, तो क्या क्या सीखा हमने डायमेंशंस के बारे में, कि डायमेंशंस आर द पावर्स, वो पावर्स होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई जाती हैं, ठीक है। जब हमें किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना होता है, मतलब जब हमें किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स में लिखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, मतलब मास पे, लेंथ पे, टाइम पे कुछ पावर लगाते हैं, उनको डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। कितने तरह के सवाल आते हैं, 5 तरह के, वापस रिवाइज करो। पहला सवाल कि भाई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसके लिए तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन अगर बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन सही है डायमेंशनली, अदरवाइज इनकरेक्ट है। वहां से हमने एक चीज पकड़ी थी कि डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होगा, उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, है ना। तो वो 1/, जैसे मैंने एनर्जी का आपको एग्जांपल दिया, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², वो भी डायमेंशनली करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बराबर 7/2 mv², वो भी डायमेंशनली करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 mv², वो भी डायमेंशनली करेक्ट है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं पता होता। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिनकी डायमेंशन सेम हो सकती है, तो आप केवल डायमेंशन देखकर ये बता नहीं सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। तो कई बार बहुत सारी दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन भी सेम हो सकती हैं, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसी क्वांटिटीज भी हो सकती हैं जिसकी डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है, जैसे आपका एंगल है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, और वो होमवर्क आप साइंस इजीली के टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको रिमार्क दे दूंगा कि आपने सही करा नहीं करा। आपको क्या करना है, कुछ डायमेंशंस लिखनी है यहां पे 1 2 3 4 या 5, मैक्सिमम 5 डायमेंशंस लिख लिया आपने। कोई भी डायमेंशन आपने लिखी यहाँ पे, ध्यान समझना, ये रिसर्च आपकी है, ठीक है। और अब बताना कि ये जो डायमेंशन है ना, इस क्वांटिटी की भी यही होती, इस क्वांटिटी की भी यही होती, इस क्वांटिटी की भी यही होती। ये डायमेंशन जो है ना, इस क्वांटिटी की भी यही होती है, इस क्वांटिटी की भी यही होती है, और इस क्वांटिटी की भी यही होती है। ये डायमेंशन जो है ना, इस क्वांटिटी की भी यही है, इस क्वांटिटी की भी यही है, और इस क्वांटिटी की भी। ऐसे चलो, आप ज़्यादा नहीं तो आप 3 ऐसे जो है सेट बना के मुझे आप पोस्ट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी करिए पर अपने मम्मी पापा को परेशान मत करिए, क्योंकि वो आपको बहुत जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं आपके सपने पूरे करने के लिए। तो अपने सपने भी पूरे करिए और उसी के साथ में अपने माँ बाप के सपने पूरे करिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।